मंत्रिमंडल के सदस्य हर्षवर्धन चौहान जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य यादव तोमर जी, हमारे आज के दिन नवनिर्वाचित संसद सदस्य अनुराग शर्मा जी, हमारे बैजनाथ के विधायक किशोरीलाल जी, हमारे शिमला के विधायक हरीश जनाटा जी, बाकी सभी मंच पर वीरेंद्र राजन जी, बाकी सभी चेयरमैन साहब हमारे बैठे हैं, जिलाध्यक्ष महोदय, सभी कांग्रेस पार्टी के कर्मठ प्रदेश से बाहर से आए कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी का दिन है। ये काम परिवार से निकला कांग्रेस कार्यकर्ता जिसका जीवन काल एनएसयूआई से शुरू हुआ, युवा कांग्रेस से शुरू हुआ और अभी 3 महीने पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष के तौर के बाद जब हमसे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के लोगों की मांग मानी गई, मुकेश जी कह रहे थे मुझे अधिकार दिया गया, मुझे नहीं अधिकार दिया गया, मेरे पर ये जिलाध्यक्षों को अब तो बन गया, अब तो मान लो। ये जिलाध्यक्ष की लिस्ट मांगी गई और जिलाध्यक्ष की लिस्ट में 4 लोगों के नाम मांगे गए। उसमें से माननीय राहुल गांधी जी ने अनुराग शर्मा जी को चयनित किया और उसके बाद कार्यकर्ताओं की बात मैं इसलिए रखना चाहता हूँ। हमने कहा कि एक तो प्रदेश से होना चाहिए और कार्यकर्ता में से होना चाहिए और कार्यकर्ता को अगर आप बनाओगे तो उसका संदेश जरूर जाएगा, ये मैंने बात कही। और निश्चित रूप से कहते हैं कि गुणवान बड़ा कि भाग्यवान बड़ा। भाग्य में अनुराग ठाकुर जी के नाम की चिट्ठी निकल गई और वो आज अनुराग शर्मा जी के नाम की चिट्ठी निकल गई और आज वो सांसद बन गए। भाग्य ही था कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात करते थे कि राज्यसभा चुनाव आएगा, उसमें हम देखेंगे कांग्रेस की पार्टी के अंदर कुछ लोगों में नाराजगी है। कांग्रेस के किसी भी लोगों में कोई नाराजगी नहीं थी। जब कार्यकर्ता को टिकट मिला अनअपोज्ड सब कार्यकर्ता उस दिन उनके नामांकन में आए, जो नहीं आए उन्होंने मुझे संदेश देकर बोला और अनुराग शर्मा जी का चयन हुआ। अब अनुराग जी से अनुराग ही टकराएंगे। अब ये निश्चित रूप से जो अनुराग ठाकुर जी ने ले पकड़ी होती है राहुल गांधी जी के लिए गाली देने के लिए, ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने अच्छी लगे, अनुराग शर्मा जी उसका अच्छा जवाब देने के लिए सक्षम है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है और किया भी जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है कि कई लोग राजनीतिक लाभ के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने पिछले 39 महीनों में, जिसके लिए अभी 2 दिन पूरे होने हैं, आम जनता से जुड़े हुए लोगों के कार्य किए हैं, आम जनता से जुड़ी लोगों की योजनाएं लाई हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में जिस प्रकार हम व्यवस्था परिवर्तन चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमने सीबीएसई स्कूल 150 के करीब खोलने का इस बार निर्णय लिया है और इन सीबीएसई स्कूलों में चाहे वो गांव के पिछड़े क्षेत्र में भी सीबीएसई स्कूल होगा, उसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 तक 1200 बच्चों की एडमिशन की जाएगी और साइंस की क्लासेस भी शुरू की जाएगी, कॉमर्स की क्लासेस भी शुरू की जाएगी, म्यूजिक की क्लासेस भी शुरू की जाएगी और जो ड्राइंग टीचर्स होते हैं उनकी क्लासेस भी शुरू की जाएगी। इस प्रकार के हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं और राज्य चयन योग में इस प्रकार की नियुक्तियां होनी शुरू हो गई है। इसी प्रकार राजीव गांधी डेमोडी स्कूल 25 बीघा में खोले जा रहे हैं, 25 से 50 बीघा में खोले जा रहे हैं। इस एकेडमिक सेशन में जो जून में जो शुरू होगा
वो स्कूल अब बनकर तैयार होंगे। आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह के सरकारी स्कूल हमारी सरकार आने वाले समय में बनाने जा रही है। और फिर अगर आने वाले 5-6 सालों में शिक्षा का पूरा ढांचा बदल दिया जाएगा। उस ढांचे को परिवर्तन हमने कर दिया है, अब उसको दिशा दी जा रही है और उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारी सरकार की प्राथमिकता में हेल्थ सेक्टर है। आपने देखा होगा, आए दिन मैं मेडिकल कॉलेज में जाकर इंटरेक्शन करता हूँ और हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है, जो एम्स में खरीदी जाती है, एम्स दिल्ली में, जो एम्स दिल्ली का है वो इंडिया का नंबर 1 एम्स हॉस्पिटल है। उस तरह की टेक्नोलॉजी हम अपने मेडिकल कॉलेज में खरीदने जा रहे हैं। अभी आम लोगों को नहीं पता होता। आम लोग जाते हैं, सोच रहे हैं मेरा एक्सरे हो गया, मेरा MRI हो गया, मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जो एक्सरे हैं 10 साल बाद पुराने एक्सरे IGMC में है, 19 साल पुरानी MRI की मशीन है, जिसको कि अभी मैंने उद्घाटन नई मशीन लेकर उद्घाटन किया और कल परसों मैं वहाँ रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। ये सब चीजें जो हैं ये दिल्ली में मिलती है या PGI में मिलती है। हम चाहते हैं कि आम लोगों को धक्के नहीं खाने पड़े, ताकि वो IGMC के बाद रेफरल हॉस्पिटल ना बने। यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है PGI, फिर PGI में फिर MRI होता है, CT स्कैन होता है, फिर एक्सरे होता है, फिर उसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं। ये सारी सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हम सभी मेडिकल कॉलेज में, चाहे IGMC है, नेहरू चौक है, हमीरपुर है, टांडा है, इनमें सब में एक साल के अंदर भीतर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हमने मेडिकल कॉलेज में किया है। सभी जगह सीटें इंक्रीज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। 90% लोग हमारे गांव में रहते हैं। गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, इस दृष्टिकोण से हमने योजनाओं में परिवर्तन किया है। और आप देखते हैं कि दूध के मूल्य में हमने 32 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये किया है। और जो प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी है उसको हम सरकार 90 रुपये किलो खरीद रही है। प्राकृतिक रूप से उगाई हुई गेहूँ को हम 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो खरीद रहे हैं और मक्की को 40 रुपये किलो खरीद रहे हैं। पांगी की जौ को हम 60 रुपये किलो खरीद रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं इससे लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का कि पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो पंचायत स्तर पर नेता है उससे पूछिए कि जब हमारी 2017 में वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तब कर्जा सिर्फ 48,000 करोड़ रुपए था और जो GST कंपनसेशन सेस मिला हमें और जो RDG मिली, RDG क्या होती है? रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होती है। वो सरकार का अधिकार नहीं है, वो आम जनता का अधिकार है। RDG का मतलब है कि जितना आप खर्चा करते हैं और जितनी आपकी आय होती है, अगर आय और खर्चे के बीच में अंतर है तो उसकी पूर्ति के लिए संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 275(1) में ये अधिकार दिया गया है कि उस क्षतिपूर्ति का जो भरपाई है, वो जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उस टैक्सेस का एक भाग उन राज्यों को दिया जाएगा जो इसकी भरपाई के लिए किए जाते हैं। तो ये अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के समय जब इनकी 2017 से 22 तक सरकार रही तो 54,000 करोड़ रुपया उस क्षतिपूर्ति का हमारे को 15th फाइनेंस कमीशन ने दिया और जो GST लगा उसके आधार पर 16,000 करोड़ रुपया GST कंपनसेशन सेस मिला। यानी कि पहले हम टैक्स लगा सकते थे, वैट लगाते थे, एक्साइज लगाते थे। टैक्स लगाने की कॉम्पिटेंसी सरकार की ले ली गई, यानी कि कॉम्पिटेंसी ऑफ टैक्स की जो है उसको ले लिया गया और उसके जगह हमको GST कंपनसेशन सेस मिला। तो 70,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के पास हमारी सरकार से, जो अभी 3 साल हमारी सरकार को हुए 39 महीने हुए, हमारी सरकार से ज्यादा मिला। हमको कम मिला और हमें सिर्फ RDG मिली 17,000 करोड़ और भारतीय जनता पार्टी को RDG मिली 54,000 करोड़, 3 गुना ज्यादा। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो
48,000 कर्ज जो पिछली सरकार छोड़ के गई थी, उस हमारे प्रदेश के कर्ज को कर्ज मुक्त कर देती। अगर ये 70,000 हमें करोड़ मिलता तो हम प्रदेश को कर्ज मुक्त कर देते और प्रदेश में नई योजनाओं को अमली जामा पहनाकर आगे ले जाते। लेकिन वित्तीय कुप्रबंधन उनका, दोष हम पर लगाते हैं, ना वित्तीय अनुशासन कर सके। 17,000 करोड़ रुपया जो जिन्हें मिल रहा है वो ओपीएस भी दे रहा है, किसान के हाथ में पैसा भी दे रहा है, योजनाओं को भी चला रहा है, अनाथ के बच्चों को पालन पोषण करने की योजना लेकर भी आ रहा है। जिसको 70,000 करोड़ रुपए मिले, उसने 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें हिमाचल प्रदेश में अभी तक बना दी है अपने ठेकेदार मित्रों को लाभ देने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसके बाद अब ये जो जब भी आपदा आती है, विधानसभा में चर्चा होती है, विधानसभा में आपदा का प्रस्ताव लेकर आते हैं, हम सोचते हैं कि ये आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़े होंगे, ये खड़े नहीं होते, वॉकआउट करके चले जाते हैं। ये बात इस प्रदेश में नई प्रकार से चली है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आता। सरकार विरोधी है कोई बात नहीं, पर हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है? सरकार आप ओपोजिशन में, आप विरोध करिए, आप आपदा में विरोध करते हो। यहाँ पुलिस बिना बताए आकर लोगों के घरों से उठाकर, रिजॉर्ट से उठाकर आदमी को लेकर चली जाती है, फिर आप उस पुलिस का साथ देते हो। हमने उसका विरोध किया, हमने उन पर केस बनाया। अभी जब दोबारा पुलिस आई और अरेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट जरूर लिखाई। अगर हम पहले नहीं करते तो किसी को भी उठा कर ले जा सकती थी। राज्य की अपनी सोवरेनिटी है, राज्य की जब बाउंड्री के अंदर आते हैं तो पुलिस के डीजीपी को बताना पड़ता है, उस थाने को बताना पड़ता है। बिना बताए तो फिर किसी को भी उठा के ले जाए, क्या पता लगेगा किसी परिवार के किसी सदस्य को कोई पुलिस उठाकर हरियाणा की ले जाए, दिल्ली की ले जाए। जानकारी तो होनी चाहिए। उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ खड़े होते हैं, हिमाचल पुलिस के साथ में खड़े होकर उनका विरोध करते हैं। अभी आरडीजी बंद हुई, जो 1952 से मिलती आ रही थी, 70 साल से आरडीजी हमें मिलती आ रही थी, आज उसके विरोध में खड़े हो गए। तो हिमाचल विरोधी भाजपा का चेहरा जो है जनता की अदालत में आपको लाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, इस बारे में मैंने ये 3 चीजें आपको बताई है। और ठीक है मुकेश अग्निहोत्री जी ने कि हम दिल्ली जाते हैं, कोई योजनाओं का के बारे में रुकवाने की बात करते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। और जो ये हमें दिल्ली से पैसा मिलता है वो भी तो हमारे राज्य से कर इकट्ठा करके मिलता है, कोई खैरात थोड़ी देते हैं हमें। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता अगली चुनौती के लिए तैयार रहे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आप लोगों की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आएगी, सरकारी कर्मचारी की योजनाओं को लेकर आएगी और युवाओं के लिए रोज नए रोजगार के अवसर निकलते हैं, उन युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करेगी। और हमारे जो सांसद सदस्य यहाँ से जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनकी वोट होगी, उसके बाद ये पार्लियामेंट में अंदर जाएंगे, हम इन्हें इनपुट देंगे। ये 1.25 लाख है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, वो वाली कहावत है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, गांधी के बुत के पास अकेले ही बैठना पड़ेगा। तो इस लड़ाई के लिए आप ही तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। और हम मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का, कांग्रेस के सभी विधायकों का, आम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं कि श्री राहुल गांधी जी ने एक आम कार्यकर्ता को टिकट देकर इस बात को स्थापित कर दिया गया है कि आने वाले समय में प्रदेश में आम कार्यकर्ताओं को, पार्टी से निकले कार्यकर्ताओं को, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकले कार्यकर्ताओं को विधानसभा में सरकार पार्टी टिकट देने के बारे में भी विचार कर सकती है, पीसीसी के सदन से निकले लोगों को। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा के साथ कि अनुराग शर्मा जी की जो पृष्ठभूमि है, इनका व्यापार के बारे में बड़ी चर्चा होती है, वो तो इनके पिताजी के समय से चला हुआ है, वो कोई अभी से थोड़ी चला हुआ है। अब बेटे के बाद इनके पिताजी उस उम्र में ध्यान करके चले गए, तो इन्होंने उसको संभालना था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बीड विलेज में पहला वर्ल्ड कप करवाया, मैं वहां खुद गया था, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमने भी चुने। ये तो केंद्र के जो संगठन सृजन के आदमी आए थे उन्होंने चुने, उन्हीं संगठन सृजन से एक राज्यसभा का सदस्य आज पहली बार बना है, पूरे देश में एक संदेश दिया है। और इस देश के अगले महीने में तो राहुल गांधी जी है जिन्होंने एक कार्यकर्ता को
राज्यसभा का संसद सदस्य बनाया है। और फिर कहते हैं ना कि गुणवान बड़ा की भाग्यवान, इसमें से गणित शिक्षक से 4 जिला अध्यक्षों में से भाग्य ने अनुराग जी का साथ दिया, तो अनुराग जी संसद सदस्य होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब लोग कार्यकर्ता आने वाले समय में जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।